8 अगस्त 2024 मोदी सरकार के इतिहास में ये पहली तारीख थी जब सरकार को अपने द्वारा पेश किए गए किसी बिल पर लोकसभा में तो मुंह की खानी पड़ती ही है, मगर इसी डर के चलते उसे राज्यसभा से भी वापस लेकर जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया जाता है। आखिर क्या कारण है कि सरकार इस बिल को पास नहीं करवा पाती? कारण है विपक्ष का मजबूत होना और विपक्ष द्वारा मुसलमानों का भरपूर समर्थन करना। आज हम बात करेंगे इसी खास टॉपिक पर कि वक्फ बोर्ड है क्या और ये कैसे काम करता है, क्यों इस पर इतना बवाल है और क्यों सरकार की इस पर इतनी पैनी नज़र है। भारतीय रेलवे और भारतीय सेना के बाद तीसरे नंबर पे अगर सबसे ज़्यादा संपत्ति किसी एक संस्था के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड। पूरे देश में लगभग 9,40,000 एकड़, और यह आंकड़ा इतना बड़ा है दोस्तों कि अगर इस सारी ज़मीन को एक साइड इकट्ठा कर दिया जाए तो देश की राजधानी दिल्ली जैसे कम से कम 3 शहर बसाए जा सकते हैं। और यही कारण है कि इस ज़मीन को अपने नियंत्रण में लेने के लिए ये बिल लाए जाते हैं। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है ठहरना। नॉर्मली अगर हम किसी की मदद के लिए उसे अपनी कोई संपत्ति दान में देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारे बाद वो उस संपत्ति को कैसे यूज करेगा, रख पाएगा या बेच के खाएगा, वो सब उस पर डिपेंड करता है। मगर वक़्फ़ के जरिए दान की गई कोई भी संपत्ति ना तो बेची जा सकती है, ना उसमें किसी की विरासत हो सकती है, ना तो ट्रांसफ़र की जा सकती है और ना ही वापस की जा सकती है, क्योंकि वो अल्लाह को वक्फ कर दिए जाते ही हमेशा के लिए ठहर जाती है। अब उसमें बिकने, ट्रांसफ़र होने, विरासत बनने या फिर वापस होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वक़्फ़ केवल ज़मीनें ही नहीं, उसके अलावा अगर आपके पास किताबें हैं, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सेविंग्स और शेयर्स हैं तो आप उन्हें भी वक़्फ़ कर सकते हैं। मज़हब इस्लाम में वक़्फ़ का कॉन्सेप्ट 1400 साल पुराना है। सबसे पहले हज़रत उमर ने अपनी ज़मीन वक़्फ़ की थी। उस समय पैगंबर ने यह तय किया था कि यह ज़मीन इस तरह से रखो जो ना तो ये कभी बेची जा सके, ना कभी इसमें किसी की विरासत जारी की जा सके और ना इसको कभी किसी को दिया जा सके, बल्कि इससे होने वाली आमदनी को गरीबों में बांटने और गुलामों को आज़ाद कराने में इस्तेमाल किया जाए। इस तरह के दान सदका जारिया कहलाते हैं। भारत में इस्लाम के साथ साथ यहाँ भी वक़्फ़ का कॉन्सेप्ट आया, जिससे यहाँ भी मुसलमानों ने अपनी संपत्तियाँ वक्फ करना शुरू कर दिया। एक इतिहास से पता चलता है कि मुग़ल काल में इन संपत्तियों को अच्छे से व्यवस्थित करने और लोगों को वक्फ के लिए प्रेरित करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने दौरे हुकूमत में एक शिफा खाना खोला और उसमें हकीम और डॉक्टर रखे गए ताकि गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मुफ्त में मदद की जा सके, जिससे प्रेरित होकर मुसलमानों ने अपनी ज़मीनें ऐसे ही कामों के लिए वक्फ करना शुरू कर दिया ताकि उन ज़मीनों पर वैसे ही और भी शिफा खाने, मुसाफिर खाने, मस्जिदें, मदरसे बनाए जा सकें। उसी समय वक्फ की गई ज़मीनों में से एक ज़मीन पर दिल्ली के अंदर फिरोज शाही नाम से एक मदरसा खोला गया और उसके लिए भी वक्फ कायम किए गए ताकि उस आमदनी से मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की देखभाल की जा सके। ये उस टाइम का सबसे अच्छा मदरसा माना जाता है। बादशाह अकबर के समय में वक्फ सिस्टम को और बेहतर करने की कोशिश हुई। वक्फ के तहत मौजूदा ज़मीनों की देखरेख पर खासा ध्यान दिया गया। इनके समय में बताया जाता है कि वक्फ की ज़मीनों को अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया गया और उससे वक्फ सिस्टम और भी बेहतर हुआ और पूरे देश में ऐसे सिस्टम की व्यवस्था कर दी गई ताकि जब चाहे जहां चाहे कोई भी अपनी संपत्ति आसानी से वक्फ कर सके। अंग्रेजी शासन आने पर मुग़ल काल के पतन के बाद वक्फ सिस्टम की भी बुरी हालत होने लगी, मगर मुसलमान अंग्रेज़ों के समय में भी अपनी ज़मीनें वक्फ करते रहे। अंग्रेजी इतिहास में इसका चलन रहा, इसलिए 1810 की अंग्रेजी सरकार द्वारा पहली बार वक्फ की संपत्तियों की देखरेख करने के लिए सरकार की तरफ से काजी नियुक्त किए गए। 8 साल बाद सन 1818 को एक कानून पास किया गया और वक्फ की संपत्तियों की निगरानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को दी गई, जिसके जरिए इन संपत्तियों की निगरानी होने लगी। उसके बाद 1863 में पिछले सभी कानून रद्द करते हुए कुछ नए कानून बने। मुसलमान वक्फ करते रहे और 1890 आते आते वक्फ की गई ज़मीनें इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसका मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया।
समय अनुसार बदलाव होते रहे। बहुत छेड़छाड़ और बदलाव के बाद अंग्रेजी शासन में 7 मार्च 1913 को मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 पारित किया गया। बाद में आज़ादी और बंटवारे के बाद सन 1954 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में वक्फ बोर्ड का गठन करते हुए वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के बाद यहाँ छोड़कर गए मुसलमानों की मस्जिदें, मदरसे, खानकाहों और अल्लाह के नाम वक्फ करके छोड़ी गई संपत्तियों को केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 के तहत वक्फ बोर्ड को सौंप दिया, ताकि संपत्तियों की सही से देखरेख और मैनेज किया जा सके। 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने और आखिरी बार 2013 में कांग्रेस सरकार ने इसमें कई संशोधन किए। जमीनें कब्जाने वाले माफियाओं से लड़ने और जल्दी निस्तारण के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट बनाया गया, जहां वक्फ संपत्तियों के मामले देखे जा सके, जिससे वक्फ को बहुत ताकत मिली। इतनी ताकत की सरकार भी वक्फ की जमीनों पर दावा नहीं कर सकती, नहीं तो सरकार को भी ट्रिब्यूनल कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन वक्फ की नहीं बल्कि सरकार की है। ये पावर्स अभी वक्फ अधिनियम 1954 में है, लेकिन अब सरकार पिछले कानून बदलना चाहती है ताकि मनमानी कर सके और जिस जमीन को चाहे आसानी से अपनी बना सके। अभी के कानून में सिस्टम ऐसा है कि अगर वक्फ की जमीन को कोई अपनी बताता है तो दावा करने वाले को ट्रिब्यूनल जाना पड़ता है और साबित करना पड़ता है कि ये जमीन उसकी क्यों है और वक्फ की क्यों नहीं है। इसलिए इस बिल के जरिए ट्रिब्यूनल कोर्ट को खत्म करके कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को अधिकार दिया जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति पर सरकार को या कोई भी दावा ठोके तो वो डिसाइड करेगा कि विवादित जमीन वक्फ की है या नहीं। न्यायिक सिस्टम से बाहर लाकर अपने हाथों में लेना साफ दर्शाता है कि नियत में खोट है और सरकार जमीनें छीनना चाहती है। जैसे 138 संपत्तियां पहले से ही दबाए बैठी हैं। जिस जिले में जमीन है, सरकार वहां के कलेक्टर के यहाँ दावा ठोकेगी कि वक्फ के अधीन फला जमीन वक्फ की नहीं है। वक्फ कहेगा कि फला जमीन पर सरकार ने कब्जा कर रखा है। सरकार के खिलाफ केस बनता है, यानी हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है और डीएम या एसडीएम ही डिसाइड करेगा कि कब्जा सरकार का है या वक्फ का। मतलब जो सरकार से रिलेटेड है, उसके अंडर आता है, उसी का अधिकारी है, वो ही फैसला करेगा कि फला चीज पर सरकार का कब्जा है या वक्फ बोर्ड का। कलेक्टर वक्फ से कहेगा कि ये जमीन आपकी कैसे है। वक्फ के पास जवाब होगा कि लोगों ने अल्लाह के नाम वक्फ की है, इसलिए जमीन अल्लाह की है। अब अल्लाह तो पार्टी नहीं बन सकता। बात आएगी कि इस जमीन के रजिस्ट्री पेपर्स लाओ। सबको मालूम है ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड तो होती नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आया आफ्टर रेगुलेशन सन 1906। अब कल को कोई प्रॉपर्टी जो चैरिटी पर्पस के इस्तेमाल हो रही है, जिस पे पहले से ही मस्जिदें, मदरसे या कब्रिस्तान है, अब सरकार कहे ये तो वक्फ प्रॉपर्टी है ही नहीं और ये डिसाइड करने डिप्टी कलेक्टर को बिठा दें, जो एक बात सुनेगा कागज है या नहीं। अब नहीं कहा तो जमीन वक्फ के हाथ से सीधा सरकार के पास। ट्रिब्यूनल है कोर्ट, वहाँ सुनना सुनाना होता है। यहाँ सुनना सुनाना बंद कर रही है सरकार। अब बताओ कोई कैसे 400 साल पुरानी जामा मस्जिद के रजिस्ट्री कागज ला पाएगा। इन सब चीज़ों का सरकार को पता है और ट्रिब्यूनल में ये सब इसी कारण नहीं जीत पाते कि वो कानून से चलती है। यही सोचकर डिप्टी कलेक्टर को ये राइट देना चाहते हैं कि वो डिसाइड करेगा और सब सरकार के मन मुताबिक हो सकेगा। लोग सड़कों पर न उतर आए। पिछले सभी आंदोलन की तरह हिंदू लोग मुसलमानों का साथ न दे। हिंदुओं की नाराजगी के डर से विपक्ष मुसलमानों का हिमायती न बने, उसके लिए मीडिया माहौल बनाकर हिंदुओं का माइंड सेट कर रहा है कि वक्फ किसी की भी जमीन हड़प जाएगा, जिस पर दावा कर देगा वो उसकी हो जाएगी। इसलिए मोदी सरकार वक्फ की दादागिरी पर लगाम लगाना चाहती है ताकि वो किसी की जमीन पर दावा न कर सके। मगर ऐसा नहीं है कि वक्फ दावा करे कि फला संपत्ति उसकी है तो उसके कहने से उसकी बन जाएगी। पहले सर्वे होगा। सर्वे करने वाला कमिश्नर जो है वो सरकार का पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद कमिश्नर वक्फ बोर्ड को रिकमेंडेशन भेजेगा। वक्फ वापस सरकार को रिकमेंड करेगा और सरकार के ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश होकर ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ बनती है। ऐसा नहीं कि किसी मौलवी ने कहा और बन गई।
इसी तरह सभी संपत्ति का सर्वे होकर ही वक्फ के पास गई है। इस बात को ट्रिब्यूनल में माना जाता है और यही कहना वक्फ का काफी होता है कि सर्वे में साबित हो रहा है कि ये जमीन वक्फ की है। इसलिए इस बिल द्वारा सरकार ट्रिब्यूनल को ही खत्म कर रही है, न्यायिक सिस्टम को खत्म करके अपने बंदे बिठाना चाह रही है और मीडिया माहौल बना रहा है कि सरकार हिंदुओं को बिठा रही है, जबकि मीडिया कभी पब्लिक को ये नहीं बताता कि ऑलमोस्ट सभी मेंबर सरकार ही नॉमिनेट करती है। एतराज़ ये नहीं कि वहाँ हिंदुओं को क्यों बिठाया जा रहा है, एतराज़ ये है कि दिखाया कुछ और जा रहा है और नियत कुछ और है। संस्थाओं को सेक्युलर बनाना मकसद है तो फिर क्यों ऐसा बिल कभी हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम, सिख प्रबंधक कमेटी या ईसाइयों के लिए नहीं लाया जाता? या क्या इनके पास संपत्तियां नहीं है? एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा के 11 हिंदू एंडोमेंट की प्रॉपर्टी को मिला दिया जाए तो 9.5 लाख एकड़ होती है। ये मात्र 4 राज्यों के हिंदू एंडोमेंट की बात हो रही है। बाकी पूरे भारत में सोचे कितनी जमीनें मंदिरों के पास हैं। क्या मीडिया ने यह बात कभी कही कि वो संपत्ति कहाँ से आई, या उस संपत्ति की देखरेख वाली कमेटी में किसी मुसलमान को क्यों नहीं रखा जाता, या सिखों के गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटियों में क्यों केवल सिखों को ही रखा जाता है? ये बिल भी उसी नफरत का हिस्सा है जो यहाँ के मुसलमानों से करती आई है भाजपा और आरएसएस। एक बहुत बड़ी आबादी के मौलिक अधिकारों का हनन है, उनकी धार्मिक आज़ादी रोंदने, परेशान करने के मंसूबे इस बिल में साफ नजर आ रहे हैं।